तो करनाल का विधायक कौन? और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस सरकार से प्रदेश का, देश का किसान, आड़ती, मजदूर सब सड़कों के अंदर है। ऐसी स्थिति है, यहाँ विकास के मुद्दे की आप बात कर लो, विकास का मुद्दे के ऊपर 6 साल के अंदर इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, कोई काम नहीं किया, किस बात की वोट मांग रहे हैं? दूसरी बात, आज महंगाई की ले लो, जो आलू, मैं आऊंगा जेटली जी आपके पास। ठीक है, ठीक है गर्ग साहब, केसरी साहब भी हमारे साथ हैं। केसरी साहब, आपने सुना दीप कमल जी ने बड़े आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर, कहाँ है आपकी पार्टी? ठीक है, ठीक है गर्ग साहब की बात। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके दिल का दर्द आप भी समझिए, और मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे तीखे सवालों से मत कीजिए। जो लोग कल तक चौधरी देवीलाल की विरासत का दम भरते थे, आज चौधरी देवीलाल के गढ़ के अंदर, बड़ौदा के अंदर, उन्होंने चुनाव लड़ना ही मुनासिब नहीं समझा, जबकि आपको पता है वो फील्ड में उतरे थे। उनके शीर्ष नेता वहां पर गली गली घूम के आए। जब लोगों ने दरवाजे उनके मुंह पर बंद कर दिए, तो आज उनकी ये हालत है। उनके बेचारों की जो मानसिक स्थिति है और दिली स्थिति है वो बहुत खराब है। हमारी सहानुभूति उनके साथ है, मेरी सहानुभूति दीप कमल जी के साथ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को क्या समर्थन मिल रहा है वो आपकी टीवी के स्क्रीनें जरूर दिखा रही हैं, उसको देखकर और उनकी हालत खराब हो रही है। तो इसलिए मैं उस चीज पर नहीं जाना चाहता। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँ अपने साथी कांग्रेस के प्रवक्ता को कि रादौर से पूर्व में रहे विधायक श्याम सिंह राणा जी इनेलो में शामिल हुए, इनेलो में हुए जी जी। और कांग्रेस से और भाजपा से और जजपा से, तीनों दलों से भगदड़ मची हुई है। आप आज भी दिखा रहे थे, आपकी ज्यादातर जो टाइमिंग रहती है न्यूज की, सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज, वो यही दिखा रही है। इन दलों से भगदड़ मच रही है। और बड़ौदा की कहीं ना कहीं हम बात करें तो वहां पर जो है हुड्डा साहब, दीपेंद्र की जो राज्यसभा की सीट थी उसका कहीं ना कहीं जो है हिसाब चुकाना चाहते हैं, एहसास चुकाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड की स्थिति देख ली थी कि वहां पर वो हार रही है। आपने अभी जो गठबंधन के प्रवक्ताओं के बयान से भी आपने अंदाजा लगा लिया कि वो पहले ही मान चुके हैं हम हार रहे हैं। लेकिन उन्होंने हुड्डा जी को बोला कि भाई हम आपके ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसेंगे, वरना आप हमारी मदद करिए। और ये 3-4 दिन से जो पलायन हो रहा है कांग्रेस के नेताओं का, और हुड्डा साहब ने जो टिकट के अंदर धांधलेबाजी की, घपलेबाजी की, ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता ये सब जान चुकी है। और दावे के साथ कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल केवल विकल्प है। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो बड़ौदा विधानसभा की क्षेत्र इनेलो के नेताओं के प्रति अपना प्यार दिखा रही है, वो इसी का नतीजा है। ठीक है दीप कमल जी, ठीक है, एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, छोटी सी बात। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास जेटली साहब, जेटली साहब आऊंगा, क्योंकि नहीं ठीक है, 10 सेकंड में रख दूं क्या दीप कमल जी कहीं अरमान कहीं दबके रह गए हैं क्या जिस तरह से केसरी साहब जी? ख्याली पुलाव है, दिल बहलाने को विपक्ष के लोग और खासतौर से इनेलो के लोग ऐसी ही मनगढ़ंत बातें करते हैं और उनको अच्छी नींद आती है। इसके बाद भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी हजम हो जाता है और नींद भी आ जाती है। ये पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि कभी वो परिवार में टकराव, कभी दोनों भाइयों में टकराव, कभी कोई और इस तरीके की अपनी, थोड़ा होता है ऐसी बातों का ना, क्योंकि इन्हीं बातों का सहारा है और तो कोई सहारा है नहीं कि आप विधानसभा में कोई अच्छी ऐसी ताकत हो आपके पास, या कहीं पे और आपके बड़े जुलूस जल से निकल रहे हो, लोगों से बड़ा हाजिरी आ रही हो, बड़ी बड़ी संख्या में लोग गाड़ियां भर भर के आ रहे हो। वो सब तो बचा नहीं है उस राजनीति में, उस परिवार में। लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि ये जो लक्षण है, ये जो चीजें हैं, इन्होंने ही इस पार्टी की स्थिति यहां पर ले जाए। मुझे खुद यकीन नहीं था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे खुद यकीन नहीं था कि इनेलो 8-10% वोटों से नीचे आ जाएगी या 5-7-10 विधायक बिना रह जाएगी। लेकिन 2% वोट, बड़ौदा में 3100 वोट, ये स्थिति पर अगर इनेलो आई है तो उसका कारण ये सोच है जो आपकी डिबेट में फिलहाल भी दिख रही है कि ये कह दो कि कांग्रेस और बीजेपी भी मिले हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी मतलब जो असली धड़े हैं, जो कि 95% वोट लेने वाले हैं इस चुनाव का, वो लोग मिले हुए हैं। मतलब हवा इससे बड़ी हवाई बातें और क्या होंगी, यानी कि जमीनी हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं राजनीतिक दल का भविष्य नहीं बना सकती ये बातें जी। ये ठीक है मलकानिया साहब, जो ये भगदड़ हो रही है और होती है अक्सर, इस भगदड़ के क्या मायने निकाले जाएं, क्या इशारा कर रही है? देखो, जो भी पार्टी है वो चाहती है कि हमारे में जो दूसरी पार्टियों के लोग आएंगे तो मतदाताओं में ये संदेश जाएगा कि ये पार्टी मजबूत है और इसको लोग वोट देंगे और पार्टी सत्ता में आएगी।
इसलिए जो सभी पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको अपनी पार्टी में मिलाया जाए। परंतु जब तुम सभी तरफ से ऐसा होता है तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एक ही पार्टी में लोग आए तो ये लगता है कि हवा चल रही है। जब दोनों पार्टियों में सभी में जाए तो ये नहीं होता है कि हवा चल रही है, तो ये होता है कि सब अपना प्रभाव डालना चाहते हैं और सभी चाहते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है बड़ौदा में मलकानिया साहब की किसकी हवा चल रही है, किसमें ज्यादा शामिल हो रहे हैं लोग? किसानी को होता है ये जो प्रभाव है, ये आम चुनावों में तो हो सकता है, परंतु उपचुनावों में इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, परंतु ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादा लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत है, इसलिए लोग हमारी साइड आ। बताइए जेटली साहब बड़े समय से आप बोलना चाहते हैं, मलकानिया साहब ने भी स्पष्ट कर दिया कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जो बड़े बड़े नाम गिना रहे हो जिनके शामिल होने पर प्रभाव पड़ने की आप उम्मीद जो जता रहे हो? नहीं, मैं एक बात बड़ी अजीब सी देख रहा हूँ इस डिबेट में जी। जो इनेलो के प्रवक्ता हैं, थोड़ी गंभीरता के साथ अगर इस चुनाव को लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारा कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो असली नंदू का ठेका, उसके आगे नकली नंदू का ठेका, मतलब हम बड़े हैं, ये हमारी पार्टी है, ये दूसरों की पार्टी है। ये बात मुझे लगता है बहुत खत्म हो जानी चाहिए, इसके कोई मायने नहीं है। और ये प्रदेश की जनता आज बहुत जागरूक है। ये पुरानी 30 साल पहले की राजनीति नहीं है अब यहाँ पर चलने वाली, क्योंकि यहाँ की लोग जनता जो है वो समझती है चीजों को, वो बेहतर तरीके से जानती है कि मेरा भविष्य क्या होना चाहिए, मेरा आज क्या है और कैसे मैंने अपने भविष्य को सुधारना है। मैंने सबसे पहले आपकी डिबेट पे कहा था कि जिन जिन लोगों के विधायक वहां रहे हैं, क्या वो इस बात को एडमिट करते हैं कि बड़ौदा सबसे विकसित क्षेत्र है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता हरियाणा में, और उससे बेहतर होना भी नहीं चाहिए, जितना हो गया वो। ये आरोप तो गर्ग साहब जो कांग्रेस वाले हैं वो भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां आज तक पहुंचे ही नहीं है, और वो केवल अपने को वहां का विधायक बता रहे हैं। करनाल का विधायक कौन होगा? नहीं, मैं केवल एक ही बात बोल रहा हूँ। देखिए, विधायक तो योगेश्वर दत्त होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनके मुंह से भी निकल जाएगा थोड़ी देर में इसी डिबेट में। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले जिस राजनीतिक पार्टी के विधायक वहां रहे, उन्होंने क्या बात रखी? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ये समस्याएं हैं। मतलब आप इसका अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी समस्याएं होंगी, बावजूद उसके कि हमने बिजली पहुंचाई, हमने पानी पहुंचाया, हमने सड़कें पहुंचाई, हम वहां पर राइस मिल की बात कर रहे हैं, मंडी की बात कर रहे हैं। तो हम ये सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी हम नहीं बता रहे कमियां खुद बता रहे हैं कि हमारे ही विधायक रहे और ये कमियां वहां पर है। तो अगर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 10 साल की सरकार और इनेलो के विधायक जो पहले से क्लेम करते आ रहे हैं, लेकिन उनका यही तो आरोप है कि उनका विधायक उनकी पार्टी का विधायक था, इस वजह से सरकार ने वहां पर ध्यान ही नहीं दिया, सौतेला व्यवहार किया। बिल्कुल नहीं, अगर सौतेला व्यवहार किया होता तो ये ट्रांसफार्मर, ये बिजली, ये पानी, ये सड़कें ना पहुंचती। तो पिछले 3 महीने का अगर काम को छोड़ दें तो पिछले 5 सालों में क्या किया? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास तो पूरा बिल्कुल बताइए। 5 साल का काम नहीं हुआ, पूरा खाली घोषणा हुई है। नहीं, हमारे पास तो पूरा आंकड़ा है। हम तो ऐसा है, देखिए, हम तो चाहते हैं कि कोई आदमी, कोई कांग्रेस का है, इनेलो का है या किसी भी राजनीतिक पार्टी का है, उसका खामियाजा वहां की जनता को क्यों भुगतना पड़े? अरे भाई, जनता ने चुना है, हमारी सरकार वहां पर है, हम उस जनता को क्यों खामियाजा भुगतने दें? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे या किसी और राजनीतिक पार्टी के बहकावे में अगर जनता गुमराह है तो इसका खामियाजा। ठीक है गर्ग साहब, बताइए, ये तो आंकड़े गिनाने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि आपके विधायक ने काम नहीं किया। आंकड़े तो मैं दूंगा आपको शर्मा जी। एक बात दावे के साथ पहले अपने आंकड़े दीजिए, पहले अपने आंकड़े दीजिए और बोलिए कि बड़ौदा से विकसित कोई जगह नहीं है, हमने उसकी डेवलपमेंट कर दिया, अब वहाँ विकास की कोई जरूरत नहीं है, बता दीजिए ना। जेटली जी, मैं आंकड़े भी दे रहा हूँ, सुन लो मेरे। होगी आपको देख रही, मेरी आंकड़ी भी सुन लो। बोल दीजिए, हमने विकास कर दिया और जरूरत नहीं है। आज की तारीख नोट कर लेना, समय नोट कर लेना। दावे के साथ कहता हूँ, भारी बहुमत से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। जहाँ विकास की बात करते हो, सुनो, मैं बताऊँ आपको, विकास की बात की हमने भी सुनी है। बड़ौदा विधानसभा के अंदर 17 बिजली के सब स्टेशन कांग्रेस पार्टी ने बनाए। जो सड़कें की बात करते हैं, सड़कों का जाल कांग्रेस राज के अंदर बिछा। यहाँ तक कि जो 1 महीने में 15 दिन तक खेतों में टेल तक का पानी पहुंचाने का काम कांग्रेस राज के अंदर हुआ। और जो हाँ जितने भी विकास हुए हैं वो कांग्रेस के राज में हुए हैं। आप कहते हो
मतलब सबसे आप कहते हो विकास की हमने हमारे लिए समान रूप से समान क्या हुआ? आप ये बताइए 5.5 साल के अंदर ऐसा बोल दीजिए, ऐसे ही रखेंगे हम, जैसा बड़ौदा की ऐसे ही रखेंगे, इतना तो बोल दीजिए। ठीक है दीप कमल जी, अगर कांग्रेस या बीजेपी की बात माने, ये दोनों का आरोप, दोनों का दावा है कि काम हुए हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से 3 बार जीता है, तो कुछ तो काम हुआ होगा। ठीक है, मैं अगर सब आऊंगा आपके पास। ठीक है जी दीप कमल जी। विकास नहीं हुआ, सिर्फ झूठी घोषणाएं हुई है, झूठी घोषणा करके हरियाणा को लूट रहे हैं काम। ठीक है गर्ग साहब, सुन ली मैंने आपकी बात। ठीक है जी। देखिए, जहां तक विकास की बात है, बड़ौदा के लोगों को मैं तो ये बहुत अच्छा अवसर मानता हूं कि उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर आया है कि वो चुन लें कि किस पार्टी ने और किस सरकार ने उनके लिए अच्छा काम किया है और उसी को वोट दें। ये बहुत जरूरी है। मैं तो इसको एक अच्छा पैमाना मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां सोनीपत को एक फॉर ग्रांटेड लेकर चलते रहे हमेशा, बस लोगों के लिए एक बात कह दी कि तुम मेरे और मैं तुम्हारा, वो हरियाणवी में बोल दिया और बस बाकी काम अपना रोहतक और झज्जर, क्योंकि वो उनके बेटे की लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, और सोनीपत को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते रहे। जब अपनी राजनीतिक अस्तित्व की बात आई तो उसी सोनीपत से आकर लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से वहां से भी हार गए। ये उनकी असलियत दिखाती है, उनकी राजनीति को दिखाती है। इसमें एक पैमाना तो ये है कि जिस तरीके से वो उन्होंने, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि वो लोगों को हमेशा एक दो जुमला देते हैं और बस बहका के रखते हैं सोनीपत रोहतक के लोगों को। लेकिन दीप कमल जी, जो बात आप ये कह रहे हैं वो बात आप पर भी तो लागू होती है कि 1 साल पहले इसी सरकार के खिलाफ काम नहीं हुआ ये कहकर आप लोगों ने वोट मांगे, फिर समर्थन दे दिया, सरकार बना ली। तो क्या 1 साल में इतना काम हो गया कि अब आप उनके समर्थन में वोट मांग रहे हो, अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारा? इतना काम? सारे काम किसी सरकार में नहीं होते। हर सरकार में सुधार की गुंजाइश है। जो विपक्ष में हो उसका धर्म बनता है कि ईमानदारी से सरकार की कमियां बताए और बेहतर सरकार की कमियां बताएंगे। आप बड़ौदा में क्या क्या कमियां हैं ईमानदारी से के साथ हो तो सरकार के साथ मिलकर तेजी से काम करें। अगर हम इस वक्त विपक्ष का काम करेंगे तो ये कांग्रेस और इनेलो वाले क्या करेंगे? हम इस वक्त तो आप ईमानदारी से कमियां बताएंगे क्या जी? आप ईमानदारी से कमियां बताएंगे एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते कि बड़ौदा के लोगों को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, राजनीति में अगर हम सरकार के साथ है तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सरकार के संसाधनों का सही इस्तेमाल करके ज्यादा तेजी से विकास करवाएं, सबके लिए समान विकास करवाएं। ठीक है केसरी साहब बताइए। ये काम करेंगे, ठीक है, जिसका जो धर्म बनता है वो करना चाहिए। मैं दूसरी बात एक कह रहा था, एक छोटी सी धर्म तो जनता के प्रति बनना चाहिए दीप कमल जी। हाँ, एक छोटी सी सत्ता के साथ नहीं, सरकार के साथ धर्म नहीं होता। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है केसरी साहब, मेरा सवाल वही है, 2019 की मैं बात करूं जो आप बार बार कह रहे हो, अगर उनके पहले का भी आंकड़ा देख लो, गढ़ तो ढह चुका है इनेलो का। मैं आपको ये तेंदर जी फिर बताऊंगा कि कोई बात नहीं, आप थोड़े समय के लिए यही सारे नेता बीजेपी में या कांग्रेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का इनेलो में, यानी कि दूसरे लोगों को भी लग रहा है जो दल बदलू नेता हैं या जो मजबूरी में या अपने अपमान की वजह से दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जा रहे हैं, इनेलो में क्यों नहीं? एक दो को छोड़कर आप ये तेंदर जी, इसी बात का मैं आपको जवाब देता हूँ और बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे मित्र तो मुझे वैसे कह देते हैं, लेकिन मैं जो भी जवाब देता हूँ आपको तथ्य के साथ देता हूँ। कांग्रेस और भाजपा के 90% जो विधायक मंत्री अभी भी हैं, जो मौजूदा हैं, 90% कह रहा हूँ मैं, वो चौधरी देवीलाल की नर्सरी से पैदा हुए। और आप आज हम 4 लोग बैठे हैं, शायद मैं गलत ना हूं तो राजीव जेटली जी भी, दीप कमल जी भी और मैं भी, हम भी उसी नर्सरी के पौधे हैं। तो ये कह देना कि अस्तित्व नर्सरी हो सकती है, लेकिन आदमी क्लास भी तो आगे पढ़ेगा ना, आदमी आगे की भी तो शिक्षा लेगा। नहीं मिल रही होगी नर्सरी तक ही थोड़ी रहना है। ये मत कहिए, मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा जो सीधा सा सवाल है उसका जवाब दीजिए। मेरा आपका यही जवाब था जो आप कह रहे हैं ना कि भाई इक्का दुक्का लोग शामिल हो रहे हैं, ये सारे ही हमारे यहाँ से पैदा हुए लोग हैं। लेकिन आप ही के साथ नहीं है, यानी कि जहाज डूब रहा है। नहीं, जहाज डूब रहा होता तो सर आपके सामने जिनका जहाज डूब रहा है वो चंडीगढ़ कोठियों में बैठे हैं, वो सुरक्षा के घेरे में बैठे हैं, जो मैदान पे नहीं है। दल बदल वालों से पूरी तरह से प्रभावित है आपकी पार्टी, कोई ज्यादा लोग आना नहीं चाह रहे। नहीं, हम रखते ही नहीं दल बदलों को। हमारा बड़ा स्पष्ट संदेश है, हम गद्दारों को बाहर भेजते हैं और ये दोनों पार्टियां गद्दारों से भरी हुई है। मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ। और दूसरी ठीक है, यानी कि दीप कमल जी और जेटली साहब गद्दार हैं आपके लिए। जी जेटली साहब पैदा यहाँ से हुए, आप सुनिए मेरी बात को। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जी बताइए। यतेंद्र जी जेटली जी, आपसे पहले ही कहा था, चर्चा कुछ ऐसी हो रही है कि असली
नंदू का ढाबा, मतलब हम असली हैं और बाकी नकली हैं। मतलब यहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा है कि मैं विरासत को संभालूंगा। तो वो लिखा रहता है कि पुश्तैनी दुकान इतनी है, 50 साल 100 साल पुरानी है, असली दुकान यही है। तो आ जाएगा नया नंदू का ढाबा, एक पुराना नंदू का ढाबा। ये तरीका नहीं है बताने का, तरीका नहीं है। मैंने आपसे कहा गंभीरता से चुनाव लड़िए, अरे चुनाव तो लड़ लीजिए कम से कम अच्छी तरह से। आप यही क्लेम करते रह जाएंगे कि हमारे किसकी संपदा किसके साथ है। लेकिन जनता इन बातों से बाहर निकल चुकी है। चौधरी देवीलाल जी के रहते इनेलो की सरकार रही, उसके बाद एक बार भी बताइए सरकार बनी हो तो चौधरी देवीलाल जी जब तक थे तब तक सरकार रही थी। तो चौधरी देवीलाल जी ने इस बात को कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे समर्थन दे दीजिए, और जनता ने दे दिया था। आप उसको बुलाने की कोशिश करें और सोचे कि आज भी हम देवीलाल जी के नाम पर अपना आगे ढाबा चलाएंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। अब जनता जागरूक है, जनता को सब पता है कि मुझे क्या देना है, कैसे करना है। जनता को